गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी को। और मैं कर देता हूं इसको जूम ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से दिखे और हम करें पढ़ना स्टार्ट। चलिएगा जी। सर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कितनी यूनिट हैं बेटे? सेल्स क्या बेटा स्टार्ट कर दिया? जी बिल्कुल। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में टोटल 4 यूनिट हैं। टोटल 4 यूनिट हैं। सर 2 यूनिट तो आप हमें करवा चुकी। यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 2 कंडीशन एंड वारंटी आपने जस्ट खत्म करवा दी। अब 2 यूनिट और रहती हैं, एक यूनिट नंबर 3 और एक यूनिट नंबर 4। यूनिट 3 से पहले हम यूनिट 4 समझेंगे कि यूनिट 4 का कुछ पार्ट यूनिट 3 में काम आता है। तो पहले हम यूनिट 4 करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 जिसका नाम है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर। मजे की बात सुनना, नए बच्चों को भी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे मैं रिवीजन में हूं, तो इंटेलिजेंसी का पता लग जाएगा तुम्हारा कितना माइंड काम करता है कितना नहीं। मैं काफी फास्ट रहूंगा, मैं पहले बता दूं, मुझे पकड़ सको तो पकड़ पाना, जो छूट गया उसको बाद में फिर कवर कर लेंगे। लेकिन आज ये बेसिकली टेस्ट है आप लोगों का कि आप कितना ध्यान से सुन पा रहे हैं और कितना आप उसको कैच कर पा रहे हैं। चलिएगा जी। वंश आर्य की रिक्वेस्ट आ गई, उसको हमने एडमिट कर दिया। 2 बंदे और हैं, उनको भी एडमिट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारा ये रिकॉर्डिंग में टाइम खराब हो जाता है। चलिए, शायद सभी बच्चे एडमिट हो चुके हैं। तो हम जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट 4 है। एक बात ये आप याद कर लो, इस यूनिट का नाम अनपेड सेलर है। दूसरी बात आप याद कर लो, सर ये यूनिट आज में मैं इस यूनिट को पूरी कोशिश करूंगा आज की आज खत्म करवा दूं, कल इसको बुक से फिर मैच करेंगे। इसका मतलब सारे धांसू कॉन्सेप्ट, सारी इंपॉर्टेंट बातें अनपेड सेलर की आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो लीजिए जी, मैं करता हूं स्टार्ट। सेलर वो होता है जिन्हें सामान बेचा। सेलर वो होता है जिसने सामान बेचा, सामान के बदले उसको क्या। बायर वो होता है जिसने सामान खरीदा। सर देखा जाए तो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट है। रेसिप्रोकल, सेलर देगा इसको गुड्स, ओके, और बायर देगा इसको बदले में पैसे। बिल्कुल सर। सर अगर सेलर ने तो गुड्स दे दी, डिलीवर कर दी, और बायर पैसे ना दे तो? जब सेलर को, बेचारे को सामान देने के बाद भी पैसे नहीं मिलते, ऐसे बदनसीब सेलर को अनपेड सेलर बोला जाता है। अगर पेड होता तो ये पेड सेलर होता, अनपेड, इसको नहीं पे किया गया तो ये क्या कहलाया? अनपेड सेलर। ऐसे बदनसीब सेलर को बोला जाता है अनपेड सेलर। एक लाइन में फिर से रिवाइज करता हूं, एक ऐसा सेलर जो गुड्स की डिलीवरी दे चुका है, माल पहुंचा नहीं पहुंचा बाद की बात है, लेकिन इसने तो अपना वादा निभा दिया, पर बायर जब अपना वादा पूरा ना करे, कैसा वादा, उसको पैसे देने थे और वो पैसे ना दे, सर होल ना दे या पार्ट ना दे, होल ना दे या पार्ट ना दे, ये बात मैटर नहीं करती बेटे। कि अगर उसका 1 रुपया भी रह गया ना, 1 रुपया भी रह गया, वो क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। लेकिन कितने हिस्से तक का, जितना उसको पे नहीं किया गया है। तो उस बंदे का पूरा हिसाब किताब हो जाना चाहिए। अगर उसको होली या पार्टली पेड नहीं किया जाता है तो वो बंदा कहलाता है अनपेड सेलर। एक बच्चा अनम्यूट करके बताए मुझे, क्या आपको अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस बंदे ने यार अपना वादा पूरा किया, वो सेलर था, उसने यार गुड्स दी और उसको बदले में फिर पैसे नहीं मिले, उसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। गुस्सा जैसे ही आता है वो तुरंत अपने राइट यूज करेगा, तुरंत अपने राइट यूज करेगा। तो हमारा लॉ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने 2 राइट इसको दिए हैं। एक राइट अगेंस्ट द सेलर, ध्यान सुनना बेटा मैं क्या लिख रखा हूं, एक राइट अगेंस्ट द सेलर, सॉरी बायर, गलत बोल गया था बेटा। बायर के अगेंस्ट इसके पास क्या क्या राइट आएंगे, और दूसरा जो मेरी गुड्स मैंने सप्लाई की है उस गुड्स के अगेंस्ट मेरे पास क्या क्या राइट आएंगे। तो 2 चीजों के खिलाफ मेरे राइट आते हैं। मैं कौन हूं? सेलर। मैं जिसने मेरे से सामान खरीदा है उसके खिलाफ भी एक्शन लूंगा, और जो मैंने गुड्स दी हैं उनको भी मैं वापस लाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो सेलर के पास 2 सेट ऑफ राइट आता है, एक अगेंस्ट द बायर और एक अगेंस्ट द गुड्स। ये बात पक्के दिमाग में गांठ मार लो। जब एक सेलर अनपेड सेलर बन जाता है, जब एक सेलर अनपेड सेलर बन जाता है तो वो अपनी 2 जगह शक्ति यूज करता है, 2 बंदों के खिलाफ अपनी शक्ति यूज करता है, एक तो बायर के अगेंस्ट और एक गुड्स के अगेंस्ट। चलिएगा जी, अब इनको हमें डिटेल में समझना है। उससे पहले एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपसे जानने का प्रयास करता हूं, बिना पढ़ाए एक केस स्टडी आपसे जानता हूं, पढ़ाया नहीं है पर जानना चाहता हूं। मैं हूं सेलर, कौन है? वेद सोनी। बायर कौन है? गुरमीत। हमारे बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हमारे बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी इसको परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो चुका है लेकिन गुड्स की डिलीवरी देना बाकी है, इसको परफॉर्म करना बाकी है, मतलब इसकी परफॉर्मेंस देनी बाकी है। मीनवाइल क्या हुआ, लॉ के अंदर चेंज हुआ।
लो के अंदर चेंज हुआ। और जो जीएसटी मैंने लगाया था गुड्स पे 12%, जो कॉन्टेक्ट ऑफ सेल में मैंने 12% जीएसटी लगाया था, वो जीएसटी बढ़ के 18% हो गया। कॉन्टेक्ट ऑफ सेल के टाइम पे जीएसटी 12% था, अभी कॉन्टेक्ट ऑफ सेल की परफॉर्मेंस होनी बाकी है, गुड्स का सॉरी जीएसटी का रेट बढ़ के लो में कितना हो चुका है, 18% हो चुका है। और मजे की बात, टैक्सेस के रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट ऑफ सेल जो हमारा बना वो साइलेंट है, इसमें हमने टैक्स की कोई भी बात नहीं कर रखी। मैंने बाकी तो बातें करी लेकिन टैक्स की बात हम करना भूल गए थे। मुझे बताइए, अब मैं गुरमीत को जब सामान दूंगा, सोच समझ के आंसर देना, उस पर 12% रेट होना चाहिए या 18% रेट होना चाहिए, मतलब इस 6% का एक्स्ट्रा जो नुकसान है इसको कौन भुगतेगा, बताइएगा। सभी का 12 आंसर गलत है बेटा, मैं बता दूं। कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। अब आप लोगों ने आंसर दिए, बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात। हमारा लो की पोजीशन क्या है, अगर कॉन्टेक्ट ऑफ सेल में मेंशन होता क्या, अगर गुरमीत बोल देता भाई देख आज रेट है 12%, कल को बढ़े और चाहे घटे मैं तो 12 ही दूंगा, तो फिर चलती कॉन्ट्रैक्ट की, ओके सर। दूसरी बात, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइलेंट है और गुड्स की डिलीवरी देने से पहले, अब ध्यान से सुनो बेटा, मैं इसमें दोनों केस कर सकता हूं, रेट बढ़ भी सकता है और रेट घट भी तो सकता है। बढ़ता है तो बायर को नुकसान होता है और घटता है तो बायर को बेनिफिट होता है। तो हमारे लॉ ने पिक्चर पिक्चर बिल्कुल साफ कर दी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल साइलेंट है तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा उस दिन जो भी रेट प्रिवेल करेगा वही रेट बायर के ऊपर लगा दिया जाएगा। सर 12 था लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन 6 हो गया था, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था, डिलीवरी देनी थी, उस दिन रेट 6 हो गया था, तो गुरमीत के ऊपर मैं टैक्स कितना चार्ज कर सकता हूं बेटा, 6। और वो अगर 18 हो जाए तो क्या लॉ की पोजीशन आपको साफ सुथरी समझ में आ गई। इस केस स्टडी को बेटा दिमाग में डाल लेना, एक या दो अटेम्प्ट में हर बार इस टैक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं इस केस स्टडी को दोबारा से रिवाइज कराता हूं। सेलर ने बायर को माल बेचने का एक कॉन्टेक्ट किया, माल की परफॉर्मेंस सॉरी कॉन्टेक्ट की परफॉर्मेंस होनी बाकी है। जिस दिन कॉन्टेक्ट ऑफ सेल हुआ था वो रेट कुछ अलग था और जिस दिन परफॉर्मेंस हुई उस दिन रेट कुछ अलग हो गया। उस रेट के चेंज होने से दो ही काम हो सकते हैं, या तो बायर को नुकसान उठाना पड़ेगा या बायर को फायदा देना पड़ेगा। फायदा होगा तो भी उसका, नुकसान होगा तो भी उसका। लेकिन इस चीज को रोका जा सकता है कब, अगर कॉन्टेक्ट के अंदर ये चीज मेंशन कर ली जाए, क्या भाई बढ़े चाहे घटे मेरा 12% पे हेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में इससे ज्यादा पे नहीं करूंगा। अगर ऐसा तो कर रखा तो चलेगी कॉन्ट्रैक्ट की, अदरवाइज चलेगी लो की। क्या सभी बच्चों को केस स्टडी क्लियर है। बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख रहे हैं। मैंने आज की क्लास में आते ही एक सिखाया अनपेड सेलर क्या होता है, फिर अनपेड सेलर दो जगह अपनी शक्तियां यूज करता है वो मैंने सिखाया, फिर मैंने आपको एक केस स्टडी कराई। अब मैं आगे चल रहा हूं, चलिएगा अब मैं चलता हूं आगे। सर अब आगे क्या कराएंगे, अब मैं धांसू चीज करवा रहा हूं, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो अनपेड सेलर है वो आपने देखा था, या तो पर्सन के अगेंस्ट राइट, पर्सन कौन है, या तो बायर के खिलाफ अपना गुस्सा उतारेगा या गुड्स के खिलाफ अपना गुस्सा उतारेगा। पर्सन बायर के खिलाफ वो क्या कर सकता है यार, देखा जाए अगर किसी बायर ने पैसे देने का वादा नहीं किया तो बायर के अगेंस्ट क्या क्या कर सकता है। तो हमारे लोग क्या राइट देते हैं सेलर को, सेलर को क्या क्या राइट दिया जाता है अगेंस्ट द बायर। फर्स्ट, आप प्राइस के लिए केस कर सकते हैं, शू फॉर प्राइस, ओके सर, केस करके ले लेंगे। दूसरा, उसके टाइम से पैसे ना देने की वजह से आपको इंटरेस्ट का लॉस हुआ है तो आप उससे इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकते हैं, ओके जी। उसके टाइम से पैसे ना देने की वजह से हो सकता है आपको डैमेजेस हुए हो तो सूट फॉर डैमेजेस, आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपने कोई बात पढ़ रखी हो, अगर आपने मेरी लॉ की कॉन्ट्रैक्ट की सारी वीडियो देखी है तो उसमें एक जगह एक कॉन्सेप्ट आया था बेटा, एक एक्चुअल ब्रेच होता है, एक एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। किसी बच्चे को इस बात का पता है, एक्चुअल ब्रिज और एंटीसिपेटरी ब्रिज, दिन के दिन आके वादा तोड़ना एक्चुअल ब्रिज कहलाता है और दिन परफॉर्मेंस से पहले ही एडवांस में मना कर देना एंटीसिपेटरी ब्रिज कहलाता है। अगर बायर ने एडवांस में मना कर दिया कि मैं ना लेऊं तेरे से सामान, तो सेलर के पास राइट है, एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है, परफॉर्मेंस के दिन तक इसका वेट भी कर सकता है और उस दिन जो डैमेजेस होंगे वो रिकवर कर सकता है। अल्टीमेटली रटना आपको नहीं है, मैं इसको ढक लेता हूं। अगर कोई बायर गलत करता है सेलर के साथ, सेलर के पास राइट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्या क्या राइट होने चाहिए भाई, प्राइस के लिए केस कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए केस कर सकता है, डैमेजेस के लिए केस कर सकता है, उसको जो भी नुकसान होगा उसको रिकवर कर लेगा। किससे रिकवर करेगा, बायर, तो ये है पर्सन के अगेंस्ट राइट। अब हमने समझना, ये क्वेश्चन यहां नहीं आता, क्वेश्चन यहां आता है गुड्स के खिलाफ सेलर के क्या क्या राइट हैं। वो तीन राइट होते हैं बेटा,
वो 3 राइट होते हैं। एक होता है राइट ऑफ लियन, बड़े ध्यान से समझते जाना, राइट ऑफ लियन, ओके सर। दूसरा होता है राइट ऑफ स्टॉपेज। उत्तरी की स्टॉपेज क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में ही गुड्स को रुकवा देगा, तेरी ऐसी की तैसी। राइट ऑफ स्टॉपेज का, राइट ऑफ लियन कब्जे में लेने का, और तीसरा सबसे वैल्यूएबल राइट है वो है राइट ऑफ सेल। सेल नहीं बोलना है, इसको रीसेल बोलना है, क्योंकि सेल तो पहले कर ही ना दी थी। सेल कर दी, फिर पैसे ना आए तो वो सामान अपने कब्जे में लेके दोबारा ना बेचूंगा। जब किसी चीज के आगे री लग जाए ना, समझ जाना वो चीज दोबारा हो रही है। सेल तो ऑलरेडी हो चुकी थी, अब मैं उसको दोबारा रीसेल करूंगा। गुड्स के अगेंस्ट मेरे पास 3 राइट आते हैं। जल्दबाजी मत करना, इनके ऊपर मैं पूरी क्लास लगाने वाला हूं। अब इनको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मेरे को कोई एक बच्चा नाम नाम बता दे कि क्या नाम मैंने गुड्स के अगेंस्ट मेरे पास 3 राइट आते हैं, फटाफट बताइएगा कौन से राइट है। और तीसरा सबसे वैल्यूएबल राइट का नाम बेटा राइट ऑफ रिसेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहला राइट आपके लिए स्क्रीन पर 50,000 के लिए ये रहा, राइट ऑफ लियन। सर ये क्या मसला है, लियन का क्या सिस्टम है? सेलर ने, बड़े ध्यान से समझना बेटे, बड़े ध्यान से रिक्वेस्ट आपसे, सेलर ने सामान बेचने का कांटेक्ट कर लिया बायर से। पहला केस पहला केस बोल दिया था भाई उधार नहीं है। उधार एक दिन की नहीं, सीधी बात है देख। मतलब मैं तो नगद में सेल, नगदा नगदी सेल करूंगा, नगदा नगदी सेल करूंगा। अगर तू पैसे नहीं देगा ना, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं गुड्स का कब्जा नहीं छोड़ूंगा, गुड्स का कब्जा नहीं छोड़ने वाला। तो राइट ऑफ लियन मेरे पास एक अधिकार है, तू पैसे नहीं देगा तो मैं गुड्स का कब्जा नहीं दूंगा। कब्जे को दूसरी वर्ड में बोला जाता है पोजेशन, पोजेशन। मैं कब्जा ना छोड़ूं भाई, तू पैसे नहीं देगा तो मैं कब्जा ना दूं, इसका मतलब नगदा नगदी सेल में इस राइट का यूज किया जाता है। ओके सर, दूसरा केस बताओ। केस नंबर 2, मैंने उधार तो करी थी, सामान मेरे पास ही था, देखो सामान तो मेरे पास ही रखा था। उसने कहा था 7 दिन में पैसे दे जाऊंगा, 7 दिन में मैं पैसे दे के चला जाऊंगा। 7 दिन मैंने उसका माल संभाल के रखा, उसका माल अपनी दुकान में संभाल के रखा। 7 दिन हो गए एक्सपायर, एक्सपायर। क्या इस गुड्स पे रखा तो पहले भी मेरे पास ही था, क्या मैं इसके ऊपर राइट ऑफ लियन यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इसको अपने कब्जे में दोबारा से ले लूंगा। फिजिकली कहां रखा वो बात अलग होती है, इसके ऊपर मेरा लियन का राइट आ जाएगा। जब तक तू पैसे देके नहीं जाएगा मैं माल के ऊपर अपना कब्जा नहीं छोड़ूंगा। तीसरा, केस नंबर 3, मेरे पास दुकान में सामान रखा था, पैक करवा के गया था, बायर अभी लेने नहीं आया है। मार्केट में किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि यार बंदा दिवालिया हो चुका है, जो तेरे से माल लेके गया है ना भाई, वो बंदा क्या हो चुका है, दिवालिया। मैंने कहा लेके नहीं गया, उसका सामान तो मेरी दुकान पे ही रखा है। तो सामान मेरी दुकान पे ही रखा था, लेकिन मुझे अगर पता लग जाता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, और जब वो इंसॉल्वेंट ही हो चुका है तो यार वो पैसे दे नहीं पाएगा, और पैसे दे नहीं पाएगा तो फिर बाद में किसके पैरों में पड़ता फिरूंगा। एक काम करता हूं, अपना लियन का राइट यूज करता हूं, इस माल को अपने ही कब्जे में रखता हूं, जब तक पैसे नहीं देगा जब तक मैं माल नहीं दूंगा। सर एक लाइन में बताओ, एक लाइन में क्या है? माल आपकी दुकान में ही था, माल आपकी दुकान में ही था, फिजिकली नहीं कह रहा मैं, फिजिकली आपकी दुकान में ही रखा था, लेकिन राइट तो बायर का आ गया था ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि बायर पैसे देने वाला नहीं है तो मैं अपने आप को रिस्क में नहीं डालता, मैं उसके ऊपर अपना राइट ऑफ लियन यूज करता हूं, उसको अपने पोजीशन में रखता हूं। जब तक सामने वाला बंदा पैसे नहीं देगा मैं लियन नहीं छोड़ूंगा। एक बच्चे का बीच में मैसेज आया था कि सर सेकंड केस रिप्रेजेंट करें। नगदा नगदी केस में कैसेल में क्या होता है बेटा, तुरंत पैसे देने होते, नहीं पैसे देगा तो मैं माल का कब्जा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे में 7 दिन का टाइम दिया गया था, ओके 7 दिन एक्सपायर हो गए फिर भी पैसे नहीं लेके आया तो मैं माल का कब्जा क्यों छोड़ूं? और तीसरा, अगर मुझे पता लग गया तो इंसॉल्वेंट है, तो भी मैं क्यों अपने माल का कब्जा छोड़ूं? मैं अपने माल का कब्जा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने माल को अपने पास से नहीं निकलने दूंगा। इसी को बोला जाता है राइट ऑफ लियन। इसके 3, हाँ बेटा बोलो। अब देखो ना, मैंने एक बात बोली थी बेटा, डिलीवर होते ही मैं दूसरा राइट यूज करूंगा। फिलहाल इस चीज के लिए अपने आप को 1 मिनट के लिए पोज कर ले, तुम्हारे सारे डाउट फ्यूचर से रिलेटेड हैं। मुझे इतना बता दो, क्या ये 3 बातें समझ में आ गई? कोई एक बच्चा क्लास के अंदर रिप्रेजेंट करे, जैसे मैं ओल्ड क्लास के बच्चे, मानसी इस क्लास में अगर जुड़ी है तो मुझे बताए बेटा। मानसी बताओ कौन सी 3 केस हैं जहां राइट ऑफ लियन यूज किया जा सकता है, फटाफट बताएं।
अगर कैश सेल का केस था, एक केस। दूसरा बेटे, मैंने क्रेडिट किया था, क्रेडिट तो किया था, उधार तो की थी, लेकिन उधार का पीरियड क्या हो जाए, एक्सपायर। या मुझे क्या पता लग जाए वो बंदा क्या हो चुका है बेटा, इनसॉल्वेंट। इन तीनों केस में मैं अपना कब्जा नहीं छोड़ूंगा। राइट ऑफ लियन से भी बच्चों का क्लियर है। अब मैं गुरमीत की बात पे आता हूं, जिसने कहा था अगर माल निकल जाए तो। लो जी। अरे बेटी जान, सॉरी बेटे जान, बताता हूं। तेरी सारी दर्द की दवा मेरे पास है पुत्र, लेकिन तू अगर वेट करेगा तो ही तो बात बनेगी। बिट बाय बिट सलोनी स्टडी चलते हैं। जिस तरीके से आपने दिमाग आज दिखाया है, आप वैसे ही दिखाते रहें, चुटकी लगेंगी और मैं चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। बस आप सीखिएगा। दूसरा राइट है, राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स। गुड्स को हम स्टॉप कर देंगे कहां, इन ट्रांजिट। रस्ते में ही माल को रुकवा दूंगा, रस्ते में ही। पक्का अगर आपने ये पढ़ा है तो पक्का राइट ऑफ लियन लॉस्ट हो चुका है। राइट ऑफ लियन एक बार के लिए लॉस्ट हो चुका है। सर आप कैसे कह सकते हैं, अरे लियन जब तक होता है, लियन जब तक होता है जब तक माल आपके कब्जे में होता है। और रस्ते का क्या मतलब है, इसका मतलब माल आपके पास से जा चुका है। और रस्ते का दूसरा मतलब ये भी है, रस्ते का दूसरा मतलब ये भी है, सेलर के पास से निकल चुका है और बायर के पास अब तक पहुंचा नहीं है। उसने अभी तक इसकी डिलीवरी नहीं ली है। अल्टीमेटली जो ट्रक है मेरा, जो मेरा ट्रक है वो रास्ते में है, रास्ते में है। और मेरे को पता लग गया, मेरे को पता लग गया क्या, कि भाई जो बायर है वो दिवालिया हो चुका है। वो क्या हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। लेकिन अब तक उसने माल की डिलीवरी नहीं ली है। मां कसम, फटाफट फटाफट फोन करूंगा ट्रक के बंदे को, कैरियर को, फटाफट मेरा माल वापस लेके आ जा भाई, वापस लेके आ जा। बंदा दिवालिया हो चुका है, एक बार माल दे दिया ना तो पैसे भाई साहब नहीं आएंगे, बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर कटेंगे, माल वापस लेके आ जा। तो लो हमें राइट देता है, सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमें राइट देता है क्या, फर्स्ट आप सेलर हैं जी, वो बायर है जी, माल रास्ते में है जी, लियन लॉस्ट हो चुका है जी, और आपको पता चल चुका है क्या, कि बंदा क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट। तो लो हमें राइट देता है कि आप गुड्स को रास्ते में ही रोक के, रास्ते में ही रोक के जा रहा था इस साइड, वापस मंगवा सकते हैं। और ये वापस जब आपके पास आएगा, वापस जब आपके पास आएगा तो पोजेशन जो आपका निकल गया था उसको आपको रीगेन करना है। रीगेन द पोजेशन, आपको उसका कब्जा दोबारा मिल गया, दोबारा मिल गया। लेकिन ध्यान दें, ये शक्ति, ये ब्रह्मा शक्ति आप सिर्फ एक ही केस में यूज कर सकते हो, कब, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, रास्ते में माल सिर्फ इसी केस में रुकवाया जा सकता है, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता। या तो आप छोड़ते मत, अगर आप छोड़ चुके थे रास्ते में और माल अगर जा रहा था तो एक ही केस में रास्ते से वापस मंगवाया जा सकता है, वो केस है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। इस केस में आप गुड्स को वापस अपने कब्जे में ले सकते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताना, रिटेन द पोजेशन और रीगेन द पोजेशन, क्या आपको इन दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? अब मैं एक बात और बोलूंगा, ध्यान सुनना। लियन के केस में कब्जा पहले भी आपके पास था, आपने उसी कब्जे को अपने पास बरकरार रखा, उसको कहते हैं रिटेन करना। पहले भी तेरे पास था, आज भी तेरे पास, रिटेन द पोजीशन। लेकिन क्या आपको रिगेन में कुछ और नहीं दिख रहा? कब्जा आपके पास छूट चुका था, फिर आपने वापस से उसको अपने कब्जे में ले लिया, इसको बोलते हैं रिगेन द पोजीशन। इट मींस वी कैन से रिगेन वर्ड यूज होता है कब, जब स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला काम होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। और रिटेन वर्ड यूज होता है जब लियन वाला केस होता है। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट समझ में आ गया? अब एक बात मैं बोलूंगा, आप सोच के बताना मैं सही कह रहा हूं या गलत। मैं एक बात बोलूंगा, आपको सही या गलत बताना है। राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट, ये तब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट तब होता है जब राइट ऑफ लियन एंड हो जाता है। हाँ जी, क्या मैंने सही बोला? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात आप बताना सही है गलत। ये सिर्फ इस शक्ति को एक ही केस में लगाया जा सकता है, जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से एक चीज और पूछता हूं, उसका जवाब ध्यान सुनना। हर बंदा जो सेलर है वो एक बात पे जोर देगा, पता है इस बात के ऊपर बेटा सबसे ज्यादा केस स्टडी है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। सेलर हमेशा इस बात को बोलता मिलेगा, माल रास्ते में था, माल रास्ते में था, रास्ते में था। वो पता है रास्ते रास्ता क्यों चिल्ला रहा है, ताकि माल को वापस ले सके। और बायर क्या बोलता मिलेगा, मैंने डिलीवरी ले ली थी, मैंने डिलीवरी ले ली थी, मैंने डिलीवरी ले ली थी, ताकि उसको रास्ते से वापस ना ले जाया जा सके।
तो केस जीतने के लिए दोनों अपना दम लगाते हैं। ये कहता है मैंने डिलीवरी ले ली थी, मतलब रास्ता खत्म हो चुका था, ये कहता है माल अभी रास्ते में ही था। तो एक काम क्यों ना कर लें यार, ये जानना जरूरी है ये रास्ता क्या है। इस रास्ते को इंग्लिश में बोलते हैं ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इन ट्रांजिट। किसको माना जाए कि माल अभी रास्ते में है, और ये ड्यूरिंग इन ट्रांजिट कब एंड हो जाता है। अगर मेरे बच्चों को ये समझ में आ गया रास्ता कब खत्म हो जाता है, कब ड्यूरिंग इन ट्रांजिट एंड हो जाता है, तो उनको क्लियर कट ये पता लग जाएगा कब तक राइट ऑफ स्टॉपेज इन गुड्स का राइट यूज किया जा सकता था। और अगर माल ट्रांजिट ही एंड हो गया है, अगर माल रास्ते में है ही नहीं, तो इस सेकंड वाली ब्रह्मा शक्ति को यूज आप नहीं कर सकते। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। जो केस स्टडी आएगी वो इसके ऊपर आएगी। क्या हम स्टार्ट करें, कब तक माल को रास्ते में माना जाएगा? चलिए जी, चलिए जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्योंकि आपको एक चीज मैं फिर से बता दूं, जो राइट, जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है, जो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट है, इसकी एक कमी है बेचारे की। क्या? ये तब तक ही अपना शक्ति दिखा सकता है जब तक माल रास्ते में है। अगर गलती से भी रास्ता खत्म हो गया, ये ड्यूरिंग द ट्रांजिट इन एंड हो गया, तो फिर ये शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। तो जरा समझते हैं कब माल को, कब रास्ते को एंड मान लिया जाता है। पहला केस बहुत आसान। अगर बायर ने या बायर के एजेंट ने या बायर के ब्याह पे किसी थर्ड पर्सन ने अगर माल की डिलीवरी ले ली है, माल की डिलीवरी को ऑब्टेन कर लिया है, तो मेरा सवाल क्या है, क्या माल रास्ते में है या ट्रांजिट एंड हो चुका है? बहुत बढ़िया, केस नंबर 1 हो चुका। केस नंबर 2, माल रोहतक से चला था जी, और डेस्टिनेशन, इस केस को बड़े ध्यान से समझना बेटे, यहां उलझोगे सारे। माल रोहतक से चला, भिवानी मेरे को बताया था डेस्टिनेशन पॉइंट, भिवानी बताया था डेस्टिनेशन पॉइंट की माल भिवानी उतरेगा। यहां बायर खड़ा मिला, मैंने भेज दिया, सेलर ने माल भेज दिया भिवानी, भिवानी बायर था। लेकिन ये बायर पता है क्या कहता है इस ट्रक वाले को, इस ट्रक वाले को क्या बोलता है, भाई भिवानी से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है हालूवास, आलूवास या कालूवास मेरा गांव है, इस माल को वहां उतारना है, तो इस ट्रक को लेके तू वहां चल पड़, इस ट्रक को लेके तू वहां चल पड़। तो इस कैरियर ने क्या किया, इस ट्रक वाले ने क्या किया, ठीक है भाई एक्स्ट्रा किराया दे दी, मैं वहां चला जाता हूं। अब माल यहां पे है, अब माल भिवानी से तो आगे निकल चुका है, लेकिन इसके गांव में अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या माल को रास्ते में माना जाए या ट्रांजिट इन एंड हो चुका है? सोच समझ के जवाब देना। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था, भिवानी था। बस भिवानी पहुंच गया, ट्रांजिट एंड हो चुका है। उसके बाद वो बेशक आज एक्चुअल में रास्ते में है या नहीं, इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब ये एंड हो चुका है। हाँ बेटा बोलो। चलिए मैं रिपीट कर देता हूं, रोहतक से माल चला बेटा, कॉन्टैक्ट ऑफ सेल में लिख रखा है रोहतक से माल निकल चुका, भिवानी जाना था, माल भिवानी पहुंच चुका, यहाँ बायर खड़ा है, बायर ने ट्रक वाले को बोला कि भाई साहब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, इस माल को वहां लेके चल। अब ये ट्रक चलता चलता उसके गांव की तरफ चल गया, अब गांव पहुंचा नहीं है लेकिन भिवानी क्रॉस कर चुका है, अब ये ट्रक यहाँ पे है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये था, क्या इसको रास्ते में ही माना जाए या ट्रांजिट इन एंड हो चुका है? शाबाश बेटा, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऑफ सेल में क्या मेंशन है, भिवानी। ये खतरनाक केस था, केस नंबर 2 भी आपने कर लिया। तीसरा केस, तीसरे केस में भी बड़े ध्यान से सुनना बेटे, बड़े ध्यान से। केस नंबर 3, माल रोहतक से चला, ओके सर, जाना कहाँ है, भिवानी, जाना कहाँ है, भिवानी, डेस्टिनेशन पॉइंट भिवानी है कॉन्टैक्ट सेल में। कलानौर बायर खड़ा है, कलानौर बायर खड़ा है, बायर खड़ा है, उसने कहा भाई साहब माल मेरे को यहीं दे दो, क्योंकि मुझे आधा माल कलानौर बेचना, आधा माल भिवानी बेचूंगा, एक काम करो आप यहीं उतार दो, आगे की जिम्मेवारी मेरी। अब आपका ट्रक कलानौर ही बायर ने डिलीवरी ले ली है, क्या माल को रास्ते में माना जाए? और कलानौर कुछ माल उतार के बायर अपनी मर्जी से अब इसको भिवानी अपने व्हीकल में लेके जा रहा है, और उसका व्हीकल अभी तक भिवानी पहुंचा नहीं है, तो मुझे बताइए क्या माल रास्ते में है या ट्रांजिट इन एंड हो चुका है? इस अब देखो, सब ने अपनी अपनी जजमेंट थी, सही किया बिल्कुल। जो डेस्टिनेशन पॉइंट था उसके बाद अगर आप लेके जाते हो तो ट्रांजिट इन एंड हो जाता है। क्योंकि वो जो मेंशन पॉइंट था वो पहुंच चुके हैं हम। लेकिन बेटा यहां तो बायर ने डिलीवरी ले ली है, तो पहले केस में कवर हो जाता है। पहला केस क्या था, अगर बायर डिलीवरी ले लेता है, बायर डिलीवरी कहीं भी ले ले, बायर डिलीवरी कहीं भी ले ले। अब देखो मैं यहां पे दो केस बोलूंगा, या तो बायर ने डिलीवरी ले ली या डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच गया, विच एवर इज अर्लियर। क्या इसका मतलब समझते हैं?
डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही बायर ने डिलीवरी ले ली तो भी ट्रांजिट इन एंड हो चुका है। बायर ने डिलीवरी नहीं लेकिन माल डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, वो कहीं आगे लेके जा रहा है तो भी ट्रांजिट इन एंड हो चुका है। क्या आपको ये केस भी समझ में आ गया? चौथा पॉइंट, सेलर ने माल भेजा, बायर बेचारा विश्वास के साथ माल को लेने आया, रोहतक से माल गया था, भिवानी माल आया है, लेकिन भिवानी जो ये ट्रक वाला है ना, इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने रोंगफुली बुरा बर्ताव किया बायर के साथ और बायर को गुड्स देने से मना कर दिया, रोंगफुली मना कर दिया बायर को डिलीवरी लेने से। क्या ये डिलीवरी हो चुकी है या डिलीवरी नहीं हुई? क्या माल अभी भी रास्ते में है या ट्रांजिट इन एंड हो चुका है? हमारा लो की पोजीशन है, अगर डिलीवरी नहीं हुई है और मजे की बात बायर का फॉल्ट नहीं है, डिलीवरी नहीं दी तो माल एंड नहीं हुआ है, माल को रास्ते में ही समझा जाएगा, इस केस को ड्यूरिंग इन ट्रांजिट माना जाएगा। क्या आपको ये केस समझ में आ गया? इस टाइप के कुछ केसेस थे जिसमें बताया गया था रास्ते का मतलब क्या होता है। आज की क्लास में मैंने आपको पहला करवाया राइट ऑफ लियन। बड़े ध्यान से आपने समझा कि हमारे पास ही था, हमारा कब्जा नहीं छोड़ूंगा, 3 केस कराए। उसके बाद मैंने आपको कराया राइट ऑफ स्टॉपेज द गुड्स इन ट्रांजिट, वो बड़े आपने ध्यान से समझा, फिर ट्रांजिट का मतलब समझा, अनपेड सेलर का मतलब आपने समझा। 2 टाइप के जो राइट्स उसके पास आते हैं, एक गुड्स के अगेंस्ट और एक पर्सन के अगेंस्ट, वो आपने समझा। और फिर टैक्सेशन के लिए एक केस स्टडी थी, वो आपने समझी। अब सबसे लास्ट आज का पॉइंट मैं करवा रहा हूं, उसको और बड़े ध्यान से समझ लेना। इसका नाम है राइट ऑफ रीसेल। अब यहां भाई साहब केस ही केस बनेंगे। राइट ऑफ रीसेल एक काम, चलो मैं इसी रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू कर लेता हूं। राइट ऑफ रीसेल, एक बात बताओ, मैंने ये क्यों कहा ये राइट सबसे वैल्यूएबल राइट है? मैंने ऐसा क्यों बोला ये राइट सबसे वैल्यूएबल राइट है? लियन मुझे क्या दिलवा रहा है? कब्जा। पैसे थोड़ी ना आए, जो माल मेरे कब्जे में था वो मेरे कब्जे में पड़ा रहेगा। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रास्ते में माल को रुकवाना और फिर वापस कब्जे में लेना, उससे भी मुझे क्या मिला है? माल का सिर्फ कब्जा ही तो मिला है। इसका मतलब दोनों केस में मुझे माल का पोजीशन मिला यार, पैसे तो आए ही नहीं है। पैसे दिलवाने वाला राइट कौन सा है? अब माल मेरे कब्जे में आ गया है, इसको मैं रीसेल करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, और पैसे मिलेंगे तो फिर मुझे इसी चीज की तो जरूरत थी। तो सबसे वैल्यूएबल, इसका मतलब मैं एक बात कह सकता हूं, अगर रीसेल का राइट, अगर उन गुड्स को जो आप बाहर से छीन के वापस लाए हैं, अगर हमारा लो उस पर रीसेल का राइट ना देता तो ऊपर वाले दोनों राइट बेकार हो जाते। बोलो हाँ, क्योंकि सेल ही करने नहीं दे रहा, और सेल ही नहीं करने देगा तो फिर फायदा क्या हुआ? इसका मतलब अब इसको समझ लेते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना बेटे, इसको बड़े ध्यान से समझना। आप राइट ऑफ रीसेल, सेलर है, बायर ने सामान नहीं लिया, सेलर ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा या रास्ते में से वापस लेके अपने वापस कब्जे में ले आया, अब इस माल को बेच रहा है, अब इस माल को रीसेल कर रहा है। गुड्स 2 टाइप की होती हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटे, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। गुड्स 2 टाइप की होती हैं, एक पेरिशेबल नेचर की, पेरिशेबल, जैसे मैंने बेटा दूध भेजा था या दही भेजी थी या ब्रेड भेजे थे, इस टाइप का ईटेबल पोर्टेबल सामान भेजा था जो बहुत जल्दी खराब हो सकता है, या अदर गुड्स भेजा था, मुझे सामान को बेचना है। नॉर्मली हमारा लो पता है क्या कहता है, जब सामान बेचो ना तो इसको इन्फॉर्म करके बेचना है, इसको इन्फॉर्म करके बेचना है। ठीक है जी, क्योंकि माल तो बेसिकली हमने इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के साथ किया था। फर्स्ट बायर कौन है? ये है फर्स्ट बायर। तो लेकिन किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाया, हम माल वापस छीन के वापस सेल कर रहे हैं, तो लोग बोलता है इसको इन्फॉर्म कर देना। इन्फॉर्म क्यों कर रहे हैं? हो सकता है बंदा क्या बोल दे, भाई साहब मेरी गलती होगी, मेरे से पैसे ले लो और पैसे लेके माल मुझे दे दो। ओके, ऐसे भी काम हो सकता है, तो इन्फॉर्म करना इसको जरूरी होता है। लेकिन पेरिशेबल के केस में हमारे लोन लेकर रखा है नो नीड टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा सोच के बतावे ऐसा क्यों? फोन मिलाया, फोन नहीं मिला, चिट्ठी भेजी, चिट्ठी रिसीव नहीं, 2 दिन वेट करे, उसका जवाब नहीं आया, जवाब का वेट करूंगा इतनी देर में हमारा खराब हो जाएगा। तो पेरिशेबल गेट्स के केस में मुझे नो नीड टू इन्फॉर्म, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या इनमें है? इसमें है बेटा, हमारा लो बोलता है नीड टू इन्फॉर्म, आपको बताना है।
आपको कहा बताना है, अब बड़े ध्यान सुनना, सारी केस स्टडीज पॉइंट पे आएंगे। आपको बताना है, ठीक है सर। अब या तो आप लोगों की बात मानते हैं या नहीं बताते, मतलब सर या तो आपने इन्फॉर्म किया और या आपने इन्फॉर्म नहीं किया, या तो आपने इन्फॉर्म किया और या आपने इन्फॉर्म नहीं किया, और मजे की बात आपने सेल कर दी, आपने गुड्स रीसेल कर दी, या तो आपने इन्फॉर्म करके सेल किया या इन्फॉर्म आपने नहीं किया। अब दो केस सुनना बेटा, इन्फॉर्म करके सेल किया, इन्फॉर्म करके सेल किया और आपको उस गुड्स पे फायदा हुआ, क्या हुआ, फायदा हुआ, वो फायदा आपका है, किसका, सेलर का। ओके, इन्फॉर्म करके सेल किया लेकिन वो गुड्स उतने में नहीं बिक पाई जितने की उस टाइम बिकती, इसने मेरे को लेट करवा दिया, इस वजह से मेरे को नुकसान हो गया। लॉस अगर आपको होता है तो लॉस रिकवर कर सकते हो, किससे, ये है बेटा लो को, इसको ये है लो को फॉलो करने का फायदा। रिवर्स कर लो, आपने बिना बताए बेचा, फिर दो केस, या तो आपको फायदा हुआ या आपको नुकसान हुआ। इतना खतरनाक केस है, ध्यान सुनना। इन्फॉर्म नहीं किया, लो को आपने तोड़ा और लो को तोड़ने से आपको फायदा हुआ। अब पता है लो हमसे नाराज क्या बोल रहा है, ये फायदा वापस दे, वापस दे मेरा, किसको, कहता फर्स्ट बायर, उत्तरी की। और अगर नुकसान हो गया तो कहता खुद भुगत, वो तेरा। भाई इतना खतरनाक मामला मैंने यहां समझाने का प्रयास किया, क्या आप लोगों को समझ में आए। मैं लास्ट का क्या बेटा एक बार पूरा ही रिपीट कर देता हूं, मुझे स्टार्टिंग से आप बताते चले जाना। स्टार्टिंग से आप मुझे बताना, गुड्स दो टाइप की होती है जिनको मैं रीसेल करता हूं, फटाफट बताओ कौन सी, या तो पेरिशेबल की होगी या अदर गुड्स होगी। पेरिशेबल में मैंने एक पॉइंट बताया था, यहां इन्फॉर्म करने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। अदर के केस में आपको इन्फॉर्म करना था रीसेल करने से पहले, तो या तो आपने यस किया या आपने नहीं किया। अगर आपने इन्फॉर्म किया तो आपने लो को फॉलो किया, और अगर आपने लो को फॉलो किया तो दो चीज, सेल करने से आपको या तो गेन हुआ है या आपको लॉस हुआ है। फटाफट बताओ ये गेन किसका, सेलर का, लॉस किसका, फर्स्ट बायर का। अगर आपने लो को फॉलो नहीं किया, आपने उसे बिना बताए सामान बेचा, तो बेटा आपने लो तोड़ दिया। अगर आपने लो तोड़ दिया तो लो आपकी मदद कभी नहीं करेगा, अब उसकी मदद करेगा जो फर्स्ट बायर था। बता फटाफट बताएं, अगर आपको या तो गेन हुआ या आपको लॉस हुआ, गेन हुआ मतलब, तो किसका, अब ध्यान से सुनना, सारा नहीं, एक्सेस गेन की बात कर रहा है ये। जैसे फर्स्ट बायर को सामान बेचता तो 1 लाख का फायदा होता, सेकंड बायर को सामान बेचा तो उसको 1,20,000 का फायदा हुआ, तो 1 लाख का फायदा तो सेलर का ही था, ये 20,000 जो एक्स्ट्रा है किसका अब। और अगर तेरे को नुकसान हुआ, पहले बिक रहा था तेरा 1 लाख का और अब तेरा 95,000 का ही माल बिका, 95,000 रुपए का, तो तेरे को 5,000 रुपए का फायदा कम हुआ, नुकसान हो गया, ये लॉस किसका है, सेलर का। शाबाश, इट मींस वी कैन से, अगर लो को तोड़ के अगर आप कोई काम करते हैं तो लॉस में आप भरेंगे और एक्सेस प्रॉफिट में आपको फायदा नहीं है, वो उसका फायदा है जो फर्स्ट बायर का था। जिस बच्चे को ये चार्ट समझ में आ गया, वो उसको राइट ऑफ रीसेल की केस स्टडी में कभी भी पेपर में कंफ्यूज नहीं हो सकता। जिसको चार्ट समझ में नहीं आया फिर मामला खराब है। हाँ जी बेटा। अब देखो मैं बताता हूं, अब मैं देखो तुमने बात मेरे मेरे कलेजे पे हाथ रख दिया और ऊपर तुमने जंप कर दिए बेटे। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अरे फायदा होगा, मैं क्यों बताऊंगा, ऐसे ऐसी करी है, क्यों बताऊंगा और उसको वापस कोई घर दे के आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटे प्रैक्टिकली। ये क्या है, राम राज्य। हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कानून ऐसा कहता है, प्रैक्टिकली तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकली तो सीए इंटर में जब मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूं तो इनकम टैक्स के रूल पढ़ के कांपने लगते हैं कि यार इनकम टैक्स में ये लिख रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो लोग आईटीआर तक नहीं भरते यार। तो लो थ्योरेटिकली क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, अगर बेटा लो थ्योरेटिकली पूरा फॉलो हो जाए ना, तो कोई नजर उठा के नहीं देख सकता किसी की तरफ, चोरी चकारी भ्रष्टाचार करप्शन रेप सब बंद हो जाएंगे। होते ही कब है, जब लो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन मत करिए, प्लीज बताएगा कौन, राम राज्य मान के चलो कि उसने बताया होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई, क्या आपको समझ में आ गया बेटा।